तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक आप लोग का नया चैप्टर है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। एक्चुअली इससे पहले जो हम पढ़े हुए थे उस चैप्टर का नाम था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उस चैप्टर में हम जो फैक्टर जो मेंडेलियन फैक्टर था जिसको आप जीन बोल रहे थे, उसमें हम जीन के बारे में देखे थे। ऊपर ओवरव्यू देख रहे थे कि जीन का इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस चैप्टर में एक्चुअली हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन होता है, ऐसे ही जेनेटिक्स में आपका एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होता है और उसका जो एप्लीकेशन होता है, यूजेज होता है, वो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। इसमें जीन का हम डीप नॉलेज लेते हैं कि जीन का जो स्ट्रक्चर है, जीन के बारे में जो हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल दैट कंट्रोल्स इनहेरिटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसा मॉलिक्यूल जो आपका इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस मतलब जो आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाता है उसको कंट्रोल करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो टाइप का हो सकता है आपका। पहला हो सकता है डीएनए और दूसरा हो सकता है आरएनए। डीएनए जो होता है वो आप समझते होंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डीएनए जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मतलब अधिकांश ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और आपका आरएनए जो है वो कुछ वायरस में तक ही सीमित रहता है, कुछ वायरस तक ही पाया जाता है वो आरएनए आपका। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म का आपका बेस पेयर, डीएनए में जो बेस पेयर होता है उसका कुछ डेटा दिया गया है। जैसे आपका आ गया 5 × 5 74 174 होता है, जिसमें 5 3 8 6 आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये एक टाइप का बैक्टीरियोफेज है आपका। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो आपका एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक टाइप का ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर दे, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया के पास डीएनए होगा या आरएनए बोल दीजिए, तो मेजॉरिटी में आरएनए होता है उसके पास, क्योंकि वायरस के पास हमेशा आरएनए होता है। ठीक, उसके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो 5386 होगा। फिर आपका आगे अल्फा बैक्टीरियोफेज, ये भी एक टाइप का वायरस होता है जिसमें 480402 आपका बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, ई कोलाई जो हो गया उसके पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। ये हम बार बार जो बेस पेयर कह रहे हैं वो क्या है, तो बेस पेयर जो है वो एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस की बात की जा रही है कि डीएनए के बीच जो दो हेलिक्स होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, उसके बीच आपका नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस में आपका नाइट्रोजन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया, यूरासिल आ गया, थाइमिन आ गया। डीएनए में आपका यूरासिल नहीं होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में आपका यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ह्यूमन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ, क्योंकि ह्यूमन का ही हम जीनोम के बारे में पढ़ते हैं, तो ह्यूमन का आपका जो बेस पेयर होता है डीएनए का नाइट्रोजन बेस का, वो आपका 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है आपका 3 पार्ट से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनस बेस एक होता है, एक होता है शुगर। शुगर में आपका दो टाइप का शुगर आ गया, एक हो गया राइबोस शुगर, एक हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी मतलब उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, और राइबोस शुगर में इससे एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसीलिए राइबोस शुगर जो होता है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता है ये। और डीऑक्सी राइबोस जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक, फॉस्फेट हो गया, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होगा, पॉली चेन जो होगा वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होगा, शुगर से मिलकर बना होगा और फॉस्फेट से मिलकर बना होगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आपका दो टाइप्स का होता है, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। सर ये बेस पेयर जो है, बेस पेयर बोले कि आप दो पेयर वाला है। जी जी, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है आपका, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो
तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। अगर बेस शुगर से मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अगर एक नाइट्रोजिनस बेस आपका जैसे एडेनिन है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, एक नाइट्रोजिनस बेस हो गया और एक शुगर मिल गया, मान लीजिए कोई भी शुगर, UAA होता है, शुगर का नाम होता है। ये दोनों मिलकर आपका न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ जाता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। पॉली मतलब होता है बहुत, और न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझ में आ गया? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुत सारा चेन बनना, बहुत सारा कॉपी तैयार होना, उसको पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। जैसे डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनता है तो उसका पॉलीमेराइजेशन कहेंगे कि डीएनए का बहुत सारा कॉपी बना, बहुत सारा कॉपी या मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसी तरह बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिलेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, ठीक। अब हम बता रहे थे यहाँ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ता जाता है तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक बना होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस से, एक बना होता है शुगर से, और फॉस्फेट से मिलकर। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस किस चीज से मिलकर बना है, तो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक शुगर हो गया, और फॉस्फेट हो गया। नाइट्रोजनस बेस आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन, ठीक है। नाउ हम जो डीएनए का डिस्कवरी है वो पहले आपका मिस्टर जो साइंटिस्ट थे वो 1869 में दिए थे। वो उन्होंने डीएनए को न्यूक्लियन कहा था। क्यों न्यूक्लियन कहा था? क्योंकि फॉस्फेरिक एसिड के चलते न्यूक्लियर मतलब जैसे डीएनए जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है तो उसको न्यूक्लियस में के अंदर से निकाला था, इसीलिए उसको न्यूक्लियन नाम दिया। ये साइंटिस्ट क्या किया, तो स्टडी कर रहा था डीएनए पर, कह रहा था कि ऐसा क्या चीज है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल हम मानते हैं। तो ये क्या किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा उसको निकाल लिया, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है या क्रोमोसोम आप उसको कह दीजिए, कंडेंस फॉर्म होता है, उसको निकाल लिया। फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो कहा वो कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, इसीलिए इसको डीएनए को न्यूक्लियन कह दिया। नाउ अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपका एक साइंटिस्ट और है, 2 साइंटिस्ट और है जिसके ऑब्जर्वेशन पर डीएनए का ये दिया गया। वाटसन क्रिक गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा ऑफ विल्किन एंड फ्रैंकलिन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन 2 साइंटिस्ट थे जो पहले से डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो किस बेसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सरे डिफ्रेक्शन को लेकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट उतना अप्रोचमेंट नहीं हो पाया, उतना ये आगे नहीं बढ़ पाया। इनका जो है वो बीच में मौत हो जाती है, जिसके कारण ये अपना एक्सपेरिमेंट आगे नहीं ले पाते। तो आपका नया साइंटिस्ट आता है वाटसन एंड क्रिक। ये जो है वो इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके, इन दोनों साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट का यूज करके डबल हेलिक्स मॉडल देते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक स्ट्रैंडेड आपका ये हो गया और एक स्ट्रैंडेड आपका ये हो गया, ठीक। बीच में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ ये आता है कि प्यूरिन में आपका कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? तो प्यूरिन में आपका होता है एडेनिन और गुआनिन, यस। और पाइरिमिडीन में नाइट्रोजनस बेस होता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक है। डीएनए का बात है तो यूरासिल जी, अगर मतलब डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, डीएनए तो एक कंपोनेंट हो गया आपका, जेनेटिक मटेरियल हो गया। हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस आपका 2 टाइप का, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन में आपका एडेनिन आएगा और गुआनिन आएगा, और पाइरिमिडीन में साइटोसिन आएगा, यूरासिल आएगा और थाइमिन आएगा। अगर डीएनए की बात हम यहाँ करें तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा? तो यूरासिल को छोड़ के सब होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा। अगर वही आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में थाइमिन को छोड़ के सब नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरासिल होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिख रहा होगा, जो कि ये है, बीच में नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब ये जो आपका 60 डिग्री पे ऐसे मुड़ा हुआ जो हेलिक्स दिख रहा है, इसका जो साइज होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। ठीक, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो साइज होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। अब ये कैसे निकला? तो एक जो कंप्लीट जो हेलिक्स होता है आपका, उसके बीच का डिफरेंस आपका 34 एंगस्ट्रम है और उसमें 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस हो सकता है? तो इसको डिवाइड कर देंगे, 34/10 आपका आ गया 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इतना तक हो गया आपका। ये है राइट हैंडेड कॉइल है, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। अब ये है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो सभी बेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, एडेनिन बनाता है आपका थाइमिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, समझे? और आपका साइटोसिन जो होता है वो आपका गुआनिन के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक, ये जो आपका बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखिए होता क्या है, तो हमारा डीएनए का जो साइज है वो लगभग 2 मीटर से ज्यादा होता है। अब 2 मीटर से ज्यादा होता है तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा डीएनए का साइज जब 2 मीटर से ज्यादा है और हमारा सेल तो आंख से दिखता नहीं है, फिर इतने से छोटे सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे वहां बैठा हुआ है? इतना बड़ा डीएनए कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है? अगर मान लो तुम्हारे पास रूम बहुत छोटा है लेकिन तुम्हारे पास सामान बहुत ज्यादा है, तो तुम उसको कैसे रखोगे? एडजस्टमेंट करके रखोगे, अटैच करके रखोगे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो वही सेल में भी होता है, डीएनए के साथ भी वही होता है। डीएनए का साइज ठहरा बहुत ज्यादा, 2 मीटर से ज्यादा, लेकिन सेल का साइज बहुत कम है जो माइक्रोस्कोप के बिना दिख भी नहीं सकता है। तो होता क्या है, यहाँ डीएनए का पैकेजिंग किया जाता है। डीएनए के पैकेजिंग में आपका क्या होता है, डीएनए को पैकेज कर दिया जाता है प्रोटीन के हेल्प से, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो वही पढ़ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हिस्टोन कंटेन्स बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है आपका प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो आपका ये एमिनो एसिड जो है, जो दिख रहा है एमिनो एसिड आपका लाइसिन और अर्जिनिन, ये पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। जैसे डीएनए आपका ऐसे है, तो इसको क्या करेगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ला देगा, ऐसे एक जगह इकट्ठा कर देगा ताकि ये पूरा फैले नहीं, एक सेल में ये कंटेंट हो जाए। तो इसीलिए इसको पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, अगर पैकेजिंग डीएनए को नहीं किया जाएगा तो सेल में डीएनए एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए का साइज बहुत ज्यादा है इसीलिए। ठीक है, आपका कुछ डायमर है, H2B, H3, H4 मिक्स द हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन को ऑक्टामर बनाता है जो आपका डीएनए के अराउंड 200 पेयर के अराउंड आपका घिर जाता है और डीएनए को पैकेज कर देता है। ये सब आपका डायमर है। ठीक है, देखिए डीएनए को कैसे पैकेज किया जा रहा है। डीएनए है, इस पर प्रोटीन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फिर आपको हिस्टोन ऑक्टामर के हेल्प से डीएनए को रैप कर दिया जाता है, डीएनए को घेर दिया जाता है, जिसके चलते हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है एक टाइप का डायमर होता है। डायमर जो होता है आपका, ये सब डायमर मतलब 2, ये 2 के फॉर्म में होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो हो गया ना 8। 2 डायमर 2 डायमर 2 डायमर 2 डायमर 8 हो गया। ये हिस्टोन प्रोटीन आपका जो एमिनो एसिड है, ये सब मिलके आपका डीएनए को रैप करता है, घेरता है, समझे, ताकि डीएनए एडजस्ट कर जाए सेल के अंदर। क्योंकि डीएनए का साइज बहुत ज्यादा है तो उसको पैकेजिंग करके सेल में रखना पड़ेगा, नहीं तो डीएनए ऐसा हुआ कि डीएनए मतलब खोल दिए तो डीएनए सेल से बाहर ही चला जाएगा, इतना साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको डीएनए को सेल से बाहर तो नहीं करना है,
हमको तो डीएनए को सेल में ही रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से, जो डाइमर है उसका, ऑक्टामर है उसके हेल्प से उसको पैकेज करके सेल में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है। ये आपका डीएनए है जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में है, ठीक है, इसका कंडेंसेशन नहीं हुआ है तो क्रोमोसोम में ये नहीं बदला है। ठीक, ये आपका न्यूक्लियोसोम है जो हिस्टोन, ऑक्टामर और रैप डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, हाई लेयर ऑफ एट द हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग, अगर ज्यादा पैकेजिंग करना हो तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। एवरी मैक्रोइड एंड मैक्रोलिटिक प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट आरएनए और प्रोटीन। कह रहा है कि ये जो साइंटिस्ट थे, एवेरी थे, मैक्लोइड थे, मैक्रोलिटिक थे, इन्होंने कहा कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है। ठीक, कुछ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया गया, हार्से एंड ट्रेस जो है वो अनइक्विवोकल प्रूफ दिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए। तो जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल एज ए प्रूफ हो गया, तब ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल के पास प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही कहलाएगा या डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा गया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एबल टू रेप्लिकेट, अपने से रेप्लिकेट कर सकता है, कॉपी बना सकता है, उसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो डीएनए के पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो अपने से रेप्लिकेट कर जाता है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो, रिएक्टिव नहीं हो। अगर वो रिएक्टिव रहेगा तो हमारे अंदर रिएक्शन कर लेगा तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, स्टेबल। क्या होना चाहिए, स्टेबल मतलब नॉन रिएक्टिव। स्टेबल मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ठीक, एक जगह रह सके, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, रिएक्शन नहीं करे, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो डीएनए जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, जबकि आरएनए बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा गया। ठीक, तीसरा है कि वो म्यूटेट स्लोली, उसमें चेंज जो आए बहुत धीरे धीरे आए, समझे, एक मतलब स्पॉन्टेनियसली चेंज नहीं आना चाहिए उसमें। चौथा है एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करे, जैसे अपने लोग का कैरेक्टर दिखता है, डीएनए की वजह से दिखता है कि आरएनए की वजह से, डीएनए की वजह से दिखता है। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहा गया क्योंकि वो चारों जो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए दैट मेक्स इट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का ऐसा क्या प्रॉपर्टी इसमें डीएनए है जो डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो डीएनए जो है वो एबल टू रेप्लिकेट, अपने से रेप्लिकेट कर सकता है, वो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तीसरा, वो अब म्यूटेट स्लोली कर सकता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये भी एक तरह का आप कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझाया गया कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल है, अपने लोग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ये एक एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें क्या किया जाता है, एक चूहा लिया जाता है और दो आपका स्ट्रेन लिया जाता है, डिप्लोकोकस या आप स्ट्रेप्टोकोकस बोल दीजिए, निमोनिया कॉज करने वाला जो होता है पैथोजेन, वो लिया जाता है। इसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो एक्सपेरिमेंट है आपका, वो किन्होंने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, एक साइंटिस्ट का नाम है। कितने ईस्वी में दिया था, 1928 में दिया था। इन्होंने यूज किया था किसको, डिप्लोकोकस या आप स्ट्रेप्टोकोकस बोल दिए, पैथोजेन होता है जो निमोनिया कॉज करता है, उसको लिया। उसके दो नस्ल को लिया, एक एस स्ट्रेन को लिया, एक आर स्ट्रेन को लिया। एस स्ट्रेन वाला जो डिप्लोकोकस था वो पॉइजनस था, वायलेंट मतलब होता है पॉइजनस या टॉक्सिक, जो मार देता है। और एक नस्ल लिया उसका आर स्ट्रेन जो नॉन वायलेंट था, मतलब नॉन टॉक्सिक। ये जाएगा माइस के अंदर तो उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब ये जाएगा तो उसको मार डालेगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखिए, जब एस स्ट्रेन वाले एस नस्ल वाले स्ट्रेप्टोकोकस को या डिप्लोकोकस को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस डाई कर गया। अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि एस स्ट्रेन वाला वायलेंट होता है, टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, तो
माइस जो हो गया वो मर गया, ठीक। आर स्ट्रेन वाला, अब आर स्ट्रेन वाला को जब माइस के साथ रखा गया तो माइस को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि आर स्ट्रेन वाला जो है आपका वो नॉन टॉक्सिक था, तो माइस को कुछ नहीं किया, इसलिए माइस जो है वो जिंदा रह गया। अब क्या किया गया, हीट किल्ड एंड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन को पहले हीट कर दिया गया, उसको मार दिया गया और फिर माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया गया, तो माइस जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया यहाँ बताओ? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एस स्ट्रेन वाला वायलेंट है, इससे मतलब यहाँ नहीं है, उसको किल्ड कर दिया गया पहले, तो इसके पास जो टॉक्सिक मटेरियल होगा वो तो खत्म हो गया, तो माइस तो नहीं मरेगा। तो ये है। इसके बाद क्या किया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है उसको आर स्ट्रेन के साथ डाला गया। तो इसमें क्या हुआ दिखाई दिया कि जो ये है आपका माइस है, माइस जो है वो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या बताया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है आपका साइंटिस्ट जो दिया था उसका नाम है ग्रिफिथ। 1982 में 1928 में ये यूज किया था आपका डिप्लोकोकस जो आपका पैथोजन होता है उसका यूज किया था, जो आपको स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से भी जाना जाता है, जो निमोनिया का यूज करता है, ठीक। ये दो टाइप का स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन वाला जो होता है वो वायोलेंट होता है और आर स्ट्रेन वाला जो होता है नॉन वायोलेंट होता है। वायोलेंट का मतलब होता है टॉक्सिक और नॉन वायोलेंट का मतलब होता है नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो मार देगा, नॉन टॉक्सिक मतलब वो नहीं मारेगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ठीक। तो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाला पैथोजन को जब माइस के साथ रखा गया तो माइस डाई कर गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि एस स्ट्रेन वाला टॉक्सिक होता है, इसीलिए मर गया। आर स्ट्रेन वाला को माइस के साथ रखा गया तो माइस जिंदा रह गया। क्यों जिंदा हो गया? क्योंकि आर स्ट्रेन वाला नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक। अब जब एस स्ट्रेन वाला को हीट किल कर दिया गया, मार दिया गया हीट देके, तो जो आपका माइस है वो सर्वाइव कर गया। क्यों सर्वाइव कर गया? क्योंकि एस स्ट्रेन वाला को हीट किल कर दिया गया, तो उसके पास जो टॉक्सिक मटेरियल था वो तो इफेक्ट हो गया, नष्ट हो गया, तो माइस तो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद क्या किया गया, हीट किल एस स्ट्रेन तो था ही, साथ में आर स्ट्रेन वाला को मिला दिया गया, तो माइस यहाँ पे मर जाता है। क्यों मर जाता है? यहाँ सोचने वाली बात है, क्यों मर जाता है। एस स्ट्रेन वाला को जब हीट किल किया गया होगा तो क्या होगा, ये ठहरा टॉक्सिक। जब इसको हीट किल कर दिया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया के पास तो पॉइजन है ही नहीं, तो ये तो इफेक्ट करेगा नहीं, तो फिर माइस कैसे मर गया। यहाँ क्या होता है, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर देता है। इसको ट्रांसफर करने से एस स्ट्रेन वाला जो पैथोजन है वो अपने हिसाब से इसको टॉक्सिक बना देता है, जिसके चलते माइस में जाते ही माइस को मार देता है। तो यहाँ ये समझ में आया कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा जो इसको ट्रांसफर किया गया होगा, एक्सचेंज किया गया होगा, जिसके चलते ये अपना मनमर्जी से उस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट किया गया होगा, प्रिपेयर किया गया होगा और इसको टॉक्सिक बना के इसको मार दिया गया होगा। तो वही समझ में आया कि रिकवर फ्रॉम माइस हार्ट के माइस का हार्ट जब निकाला गया तो देखा गया कि ये आपका टॉक्सिसिटी से ही मरा है। तो आपका ये क्लियर नहीं बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, ये बताया कि कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा होगा जो यहाँ ट्रांसफर ही हुआ है और इसको मार दिया है, ठीक। उसके बाद आपका सेंट्रल डोग्मा आता है, बायोइलेक्ट्रिक। सेंट्रल डोग्मा जो है कुछ नहीं है, एक टाइप का आपका कह दीजिए कि प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोसेस का नाम क्या है, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। यही है आपका सेंट्रल डोग्मा। समझे सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनेगा, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे। इस जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है, इसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ये सेंट्रल डोग्मा किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका क्रीक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ये मेन पॉइंट है, ठीक। अब रेप्लिकेशन देखिए, रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। ऐसा कहा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव है।
प्रूव किया गया था मेलेसन द्वारा और स्टेनर द्वारा यूजिंग N15 हैवी आइसोटोप्स का यूज करके किया गया था। ठीक, क्या आइसोटोप्स जो होता है वो मतलब सेम एलिमेंट होता है जिसका आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास कह दीजिए, वो डिफरेंट होता है। ठीक, मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे देखिए एक हो गया आपका N7 होता है, N7 14 होता है, एक N7 15 होता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों अपने आप में आइसोटोप्स हुआ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बता ही दिए क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। नॉट बोथ स्ट्रैंड आर ट्रांसक्रिप्टेड। जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड होता है वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए नहीं बनता है, एक ही स्ट्रैंड बनता है। उसमें भी एक स्ट्रैंड जो होता है आपका वो पूरी तरीके से नहीं बनता है, सिर्फ आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वही बनता है। आपका जैसे दो स्ट्रैंड है डीएनए का, तो दोनों स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड में नहीं होता है, एक ही स्ट्रैंड में होगा और वो भी कंप्लीटेड नहीं होता है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉन कंप्लीट होता है। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है प्रोमोटर से और एंड होता है टर्मिनेटर पर। ठीक, 5' to 3rd, 5' to 3rd' आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन। ये बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन ही एक तरह से पॉलीमरेज कौन सा यूज होता है, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो यूज होता है। बाइंड्स एट प्रोमोटर। प्रोमोटर जो होता है यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम ऐड होता है। अगर सिग्मा के साथ ऐड हो रहा है तो उसको इनिशिएशन करवाएगा। एलोन अगर अकेले ऐड हो रहा है तो एलोंगेशन होगा, और अगर इसके साथ ऐड होगा तो उसको टर्मिनेशन करवाएगा, जहाँ स्टॉप करवाएगा। मतलब प्रोमोटर से चालू होता है, इनिशिएशन होता है और टर्मिनेटर पे जाके खत्म होता है। ठीक, बैक्टीरियल जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रोनिक। बैक्टीरिया का जो जीन होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब वो इनकोड करता है दो से ज्यादा सेपरेट प्रोटीन को। ऐसा जीन जो दो से ज्यादा सेपरेट प्रोटीन को कोड करता है उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन कहा जाता है। बैक्टीरिया में ऐसा ही जीन होता है। ठीक, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आपका 3 आरएनए पॉलीमरेजेज होता है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। 3 पॉलीमरेजेज एंजाइम का यूज किया जाता है, आरएनए में, एमआरएनए में और टीआरएनए बनाने में। ठीक है, यहाँ ऐसा बताया गया है कि आपका ये एमआरएनए क्या लगाया जाता है, टेल ये होता है, पॉलीमरेज एंजाइम ए यूज होता है। मतलब कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है एक्चुअली ये बताया गया। आपका 3 एंजाइम यूज होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपका 3 होता है, जबकि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में आपका एक पॉलीमरेज जैसे एंजाइम यूज होता है जो इनिशिएशन करवाता है, एलोंगेशन करवाता है और टर्मिनेशन करवाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका जेनेटिक कोड। अब देखिए जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जैसे हम जीन बोलते हैं तो जीन है, जीन हमेशा 3 कोड के साथ ही बनता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ कहना है, हमको प्रोटीन बनाना है, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में ये कोड करेगा कोनो प्रोटीन के लिए, ट्रिपलेट के फॉर्म में, अकेले सिंगल फॉर्म में नहीं करता है। समझे? तो जेनेटिक कोड जो होता है आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, जो दिया गया है आपका जॉर्ज गैमोलो के द्वारा। आउट ऑफ हमारे अंदर 64 कोडोन्स थे, जिसमें 3 जो होता है स्टॉप कोडोन होता है। 3 कोडोन आपका काम नहीं करता है, तो बच गया आपका 61 कोडोन। 61 कोडोन जो होता है वो फंक्शनल कोडोन होता है। ठीक, AUG आपका कुछ कोडोन का नाम है। कोडोन मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में जीन होगा। समझे? जैसे UA है, UGA है, UAG है, ये तीनों कोडोन ऐसे कोडोन है, जेनेटिक कोडोन है जो आपका काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल होता है। दिस इज नॉन फंक्शनल कोडोन। ये कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो जीन ये ऐसा जीन जेनेटिक कोड है जो कोई प्रोटीन के लिए नहीं बनाता है, कोड नहीं करता है। ठीक, AUG जो होता है, इसमें मेन पॉइंट देखिए, AUG जो आपका कोडोन होता है वो आपका स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट करवाता है एंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, डीड जनरेट कर जाता है और अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस मतलब प्रिसाइज या क्लियर, एक क्लियर फॉर्म में काम करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें RNA से प्रोटीन बनता है।
उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें टीआरएनए चार्जिंग करता है, पहले चार्ज टीआरएनए जो है वो एयूजी के साथ जाता है जो स्मॉल आपका राइबोसोमल सब यूनिट है और बाइंड करता है एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से। फिर Mg2+ मैग्नीशियम 2+ आयन जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन दोनों को सब यूनिट को जोड़ने में, अटैच करने में। एमिनो एसिड इसके साथ ज्वाइन होता है, एक के साथ एक एमिनो एसिड ज्वाइन होता जाता है और इनके बीच बॉन्ड बनाता है राइबोसोम, ठीक है। एट स्टॉप कोडन पर क्या होता है, रिलीज फैक्टर टर्मिनेट्स द प्रोसेस। जब सारा चीज हो जाता है, प्रोटीन बनाने का प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप कोडन आपका रिलीज होता है और प्रोसेस को रोक देता है कि अब प्रोटीन बनाने का प्रोसेस खत्म, ठीक। लैक ऑपरेंड आपका एक टॉपिक आता है। लैक ऑपरेंड में आपका दो वर्ड है, लैक है, ऑपरेंड है। लैक मतलब होता है लैक्टोज और ऑपरेंड मतलब होता है बहुत सारे जीन जो रेगुलेट करते हैं कॉमन प्रोमोटर ऑपरेटर को, ठीक। उसके बाद आपका ह्यूमन ऑपरेटर का प्रोमोटर ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला, स्टार्ट करने वाला, ठीक है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है जो ऑपरेटर की तरह काम करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट माना जाता है कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, बायोलॉजी के इतिहास का बहुत मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें $9 बिलियन का खर्च हुआ था। ऐसा कहा जाता है 17,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था, ऐसा 17,000। इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 17,000 नहीं होगा, 90 बिलियन, 19 इंटू आप 85 डॉलर होता है शायद, ले लीजिए 85 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, तो कितना होगा, 9 5 45 होगा, 9 8 72, 1724 आपका 76 के आसपास आएगा। तो आपका कहा जाता है कि 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, 75,000 करोड़ का, ठीक। ये आपका 1990 से लेकर 2005 तक हुआ। मेथोडोलॉजी क्या था, इसमें जानना क्या था, इसमें जानना ये था पूरा जीन के बारे में इसमें जानना था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें इतना ज़्यादा रुपया खर्च क्यों किया गया, इसमें इतना ज़्यादा रुपया खर्च इसलिए किया गया कि ह्यूमन के अंदर जो जीन है उस जीन के बारे में पूरा चीज़ जानना था कि कौन सा जीन कहाँ है, किस जीन का क्या फंक्शन है, कौन जीन कहाँ पे लगा हुआ है आपका, कौन जीन किस प्रोटीन के लिए कोड करता है, कौन कौन सा स्पेशल जीन है जो सिर्फ ये प्रोटीन बनाता है, समझे। तो पूरा चीज के बारे में स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें 75,000 करोड़ का खर्च हुआ था। मेथोडोलॉजी क्या थी, होल जीनोम सीक्वेंसली, जितना भी जीनोम है हमारे अंदर उसको सीक्वेंसली एक एक करके उसके बारे में पढ़ना था और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग सीक्वेंसली, उसको पढ़ने के बाद उसके बारे में ये जानना था कि जो स्पेशल जीनोम या जीन है वो क्या क्या कौन कौन सा प्रोटीन कोड करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्या गोल था, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लाया गया, इतना बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें 75,000 करोड़ का खर्च हुआ जीन के बारे में जानने के लिए, उसमें पहले गोल क्या था, हम लोग का टारगेट क्या था और उसको पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पता चला। तो हम लोग का गोल था कि लगभग 5 बिलियन बेसिस के बारे में तो पढ़ लेना है, ह्यूमन के जीन के बारे में लगभग 5 बिलियन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक, और 20 से 50,000 जीन के बारे में पढ़ लेना है। लेकिन क्या हुआ, जब पढ़े तो पता चला 3 बिलियन बेसिस है सिर्फ हमारे अंदर और सिर्फ 30,000 जीन है जिसका एवरेज साइज आपका 3,000 बेस पेयर है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। अब ये क्या गया कि पढ़ तो लिए हम इसको, अब इसको पढ़ लिए तो ऐसे पढ़ के अगर हम कहीं देंगे तो विश्वास थोड़ी करेगा, इसका पहले रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इसको पहले स्टोरेज करना पड़ेगा कि कितना जीन के बारे में हम पढ़े, फिर इसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा कि हाँ जिस जीन के बारे में हम पढ़े हैं वो सही पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, और उसके बाद इस डाटा को स्टोर फॉर्म में रखा जाएगा ताकि जो नए आए आदमी उसको बता सके कि नहीं ऐसा जीन के बारे में पढ़े हैं जो करेक्ट है, ठीक। उसके बाद आपका पता चला कि 2% से भी कम जो है वो जीन जो है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, 2% से भी कम प्रोटीन के लिए कोड करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो लास्ट ये जो है टॉपिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा ये होंगे
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है, ये जो आपका मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है, जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है, वो किसी का फादर है या किसी का फादर है जो अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहा है, कह रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, या किसी का मतलब प्रोजेनी या किसी का ब्रदर ले लीजिए, भाई बहन ले लीजिए, कोई ऐसा है जो कह रहा है नहीं हम इसी के ये हैं, रिलेशन में हैं, लेकिन उसको प्रूफ के नाम पे, एविडेंस के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है कि डीएनए से पता लगाया जाता है कि ये इसके रिलेशन में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये दिया गया था आपका एरिक जेफर के द्वारा, जो बेस्ड था आपका वीएनटीआर जो होता है आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होता है, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होता है, जो आपका जो बहुत बार रिपीट करता है, जो यूज किया जाता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इंडिविजुअल को पहचानने के लिए कि उसके रिलेशन में आता है कि नहीं आता है। ये बंदा बोल रहा है कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए पहले ये केस स्टडी किया जाएगा, डीएनए का स्टडी किया जाएगा कि नहीं ये जो था वो सही में है। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम सुनते ही सीआईडी का याद आ जाता है। सीआईडी में क्या किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। सीआईडी में किसी का मतलब मान लीजिए मर्डर हो गया, तो क्या करता है वो पहले उसका ब्लड सैंपल लेता है या कुछ उसका एविडेंस लेता है, उसको फिर स्लाइड पे रखता है या लेबोरेटरी में ले जाता है और देखता है कि इसका डीएनए इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई चोर है, चोर तो गया मतलब कुछ चीज़ पर हाथ दिया होगा, हाथ देने पे क्या होता है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, फिर डीएनए मिलाया जाता है कि नहीं नहीं इसी का डीएनए है, इसी का डीएनए मिला के पता कर लिया जाता है ये चोर है। किसी का गला दाब के मान लीजिए मर्डर कर दिए, गला दाब के मर्डर किए, तो उसका जो हाथ था तो उसके गर्दन पे तो होगा, मतलब उसका कुछ एविडेंस तो होगा, तो इसी एविडेंस को ये करते हुए कि जिसको मारा है उसको मतलब सैंपल लिया जाता है उसका, और फिर उसका यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिससे पता किया जाता है कि दोषी कौन। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या काम होता है, इंपॉर्टेंस होता है सॉल्विंग पैटर्निटी एंड क्राइम केसेज। जो क्राइम केसेज होता है या आपका पैटर्निटी होता है, क्राइम केसेज जो आपका बहुत सारा लेवल पे क्राइम होता रहता है, मर्डर कर दिया, किसी को गोली मार दिया, तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। क्राइम केसेस में ज़्यादा यूज किया जाता है, क्राइम को पकड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा जो क्राइम बढ़ता है उसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, ये अदर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है आपका टेंडम है। टेंडम जो होता है कुछ नहीं होता है, एक पैटर्न होता है जहां आपका शॉर्ट सीक्वेंस होता है डीएनए का, जो बहुत बार आपका रिपीट करता है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक आपका अगर डीएनए का सीक्वेंस रिपीट कर रहा है तो उसको टेंडम कहेंगे। मान लीजिए डीएनए का सीक्वेंस है आपका AUU, यही बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको टेंडम बोलते हैं। ठीक, डीएनए का ऐसा छोटा सा सीक्वेंस जो बार बार मल्टीपल तरीके से रिपीट करे उसको टेंडम कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो थैंक यू, द चैप्टर हैज एंडेड। यस।